मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं सभी? जी सर, प्रॉपर आ रही है सर आवाज। नमस्कार। शब्द संभार के बोरिए, शब्द संभार के बोरिए, शब्द के हाथ ना पाओ। शब्द संभार के बोरिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। तो इस वाद विवाद प्रतियोगिता में आज आपका स्वागत है। तीसरी प्रतियोगिता इस क्रम में, हम हिंदी सप्ताह में जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं उसमें तीसरी प्रतियोगिता में आज आपका स्वागत है। इससे पहले कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, कुछ नियमों से मैं आपको परिचित कराना चाहूंगा। 5 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। कुल 4 मिनट पे मैं आपको एक बार आगाह कर दूंगा कि आपके 4 मिनट हो चुके हैं। आप 5 मिनट से अगर ज्यादा समय लेते हैं तो आपके अंक कट सकते हैं। आपको इस वाद विवाद प्रतियोगिता में आपके उच्चारण की, आपकी भाषा की शुद्धता की, आप कथन की तर्क संगति, कितना लॉजिकल है आप उस बात की, हाव भाव की, आपके एक्सप्रेशन की, कंटेंट आपका कैसा है, जो आप सामग्री यहाँ बोल रहे हैं, जिस पे आप बात कर रहे हैं, प्रश्नात्मक शैली है आपकी या नहीं, आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, उस पर भी अंक दिए जाएंगे। और आप समय सीमा का अनुपालन कर रहे हैं या नहीं, इस पे खास नजर रखी जाएगी। विषय से आप सभी लोग परिचित होंगे। छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन स्कूली शिक्षा सफल अथवा नहीं। इससे पहले की प्रतियोगिता को आगे बढ़ाएं, माननीय निर्णायक मंडल से एक बार मैं फिर आपका परिचय करा दूं। हेड स्टेट डॉक्टर रामास्वामी बंसल एक बार फिर अपने जरूरी कामकाज छोड़कर हमारे साथ हैं। सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर अनुराधा मधुकर भी हमारे साथ हैं। दोनों ही बहुत सूझबूझ रखती हैं, विदुषियां हैं, अपने अपने क्षेत्र की, अपने अपने कामों में पारंगत हैं। इतने बड़े निदेशालय को, स्टेट निदेशालय को 2 महिलाएं संभाले हुए हैं। 2 महिलाओं के कांधे पर है स्टेट की जिम्मेदारी। तो बहुत सी चुनौतियां, दोनों गृहस्थियां भी हैं, गृहिणियां भी हैं कुशल, दोनों माएँ भी हैं, उन सब के बावजूद बहुत अच्छे से अपना काम संभाले हूँ। मैं निर्णायक मंडल का स्वागत करता हूँ और उनसे अनुमति चाहता हूँ कि प्रतियोगिता को आरंभ करें। और इससे पहले कि आप लोग अपने दिए गए विषय पे बोलें, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, आप लोगों ने बहुत मेहनत की होगी इस 5 मिनट बोलने के लिए। यहाँ ये नहीं देखते कितनी रियासत है किसकी, ये नहीं देखते कितनी रियाजत है किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी। तो आप लोगों को पहले से ही मेरी तरफ से बधाई और मुबारकबाद और शुभकामनाएं। पहला प्रतियोगी जो है, मैं जिन्हें आमंत्रित करूंगा बोलने के लिए, आप एक बार आपसे फिर गुजारिश है, अपनी बहुत ज्यादा भूमिका ना बांधते हुए, निर्णायकों से बहुत ज्यादा बातचीत ना करते हुए सीधे अपने मुद्दे पे आए, क्योंकि आज हमारे बीच प्रतियोगी कुछ ज्यादा हैं। तो कोशिश करें कि समय सीमा का ध्यान रखें और समय कम लें, सिर्फ अपनी बात पे बात करें, है ना। पहले प्रतियोगी हैं जयवीर सिंह यादव। जयवीर जी, अपनी बात, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अपना माइक थोड़ा, अपना जो कैमरा है थोड़ा स्थिर कर लें। आप बार बार हिल रहे हैं जयवीर जी। हेलो, हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है मुझ तक। आ रही है साहब? हाँ जी, हाँ जी, बस ठीक है, आप बोलना शुरू कीजिए। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, नीर सिर विवेकी निर्णायक गण, मेरी विपक्षी वक्ताओं एवं प्रिय श्रोताओं, मैं आपके समक्ष जो आज विश्व पटल पर विषय दिया गया है, छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन स्कूली शिक्षा सफल अथवा नहीं, मैं इस पे नहीं पर अपने विचार व्यक्त करना चाह रहा हूं। जो त्रुटि हो उनके लिए क्षमा चाहता हूं। साथियों, कोरोना काल एक ऐसी महामारी लेकर आया जिसके कारण हमारे आज स्कूल बंद हो गए। इस बंदता के कारण हमें स्कूली शिक्षा ऑनलाइन करनी पड़ी। यह एक बच्चों को उससे लगाने के कारण हमें ये
ऑनलाइन का मतलब प्रावधान करना पड़ा। साथियों, लेकिन इससे ज्यादा समय तक ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों में आंखों में समस्या होने लगी, याद करने की शक्ति भी कम हो रही है, क्योंकि बच्चा हर चीज कंप्यूटर पर सेवा कर लेता है। किताब से तो कोई पढ़ाई ही हो नहीं रही है जिससे बच्चा याद भी करे। कोई दुनिया भर में लॉकडाउन के चलते सभी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। लोकल सर्कल नाम की एक गैर सरकारी संस्था ने एक सर्वे किया, जिसमें 203 जिलों के 23,000 लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 43% लोगों ने कहा कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस के लिए उनके पास कंप्यूटर, टैबलेट, प्रिंटर, राउटर जैसी चीजें नहीं हैं। ग्लोबल अध्ययन से पता चलता है कि केवल 24% भारतीयों के पास स्मार्टफोन है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट 17-18 के अनुसार 11% परिवारों के पास डेस्कटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, नेटबुक, पाम टॉप्स या टैबलेट है। इस सर्वे के अनुसार केवल 24% भारतीय घरों में इंटरनेट की सुविधा है, जिसमें शहरी घरों में इसका प्रतिशत 42 और ग्रामीण घरों में केवल 15% ही इंटरनेट सेवा की पहुंच है। इंटरनेट की उपयोगिता भी राज्य अलग होती है। जैसे दिल्ली, केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में 40% से अधिक घरों में इंटरनेट का उपयोग होता है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अनुपात 20% से कम है। स्कूलों के द्वारा डिजिटल पढ़ाई के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं और उसमें स्कूल रिकॉर्ड में बच्चों के लिए दिए गए नंबरों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन इन बच्चों के पास होना ही नहीं। रिकॉर्ड में जो नंबर होते हैं वो परिवार के किसी बड़े के होते हैं, क्योंकि इन बच्चों के अपने फोन तो होते नहीं, बल्कि कई बार ये भी पता होता है कि पूरे घर के लिए फोन होता है और जिसका सबसे ज्यादा उपयोग परिवार का एक मुखिया करता है। फोन में व्हाट्सएप ही नहीं है तो बच्चों कैसे पढ़ पाएंगे? कुछ बातें मैं आपको समझाने की जरूरत है। हर किसी के पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए एंड्रॉयड मोबाइल उपलब्ध नहीं है। नंबर 2, लॉकडाउन के बीच फीस और मोबाइल के इंटरनेट पैक के खर्चे से दोहरी मार पड़ रही है। नंबर 3, धरातल स्तर पर ऑनलाइन पढ़ाई कारगर साबित नहीं हो रही है। साधन संपन्न लोगों के अलावा गरीबों की पहुंच से दूर है। यह पढ़ाई ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अभिभावकों से अलग बच्चों को मोबाइल जो संभव ही नहीं है। इंटरनेट और नेटवर्क का चोली दामन का साथ है। एक गैर हाजिर होना यानी नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। मोबाइल पर घंटों क्लास होने के कारण भी हैंग होने लगे हैं। एक ताजा सर्वे के अनुसार सिर्फ 20 से 30% छात्रों ही ऑनलाइन क्लासेस का उपयोग कर रहे हैं। बावजूद ऐसी परिस्थितियों में हमारे शिक्षक 4 मिनट बोल चुके पढ़ा रहे हैं। मेरा उद्देश्य उनकी प्रयासों को नीचा दिखाने का नहीं है, उनकी प्रयास सराहनीय है। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण है, तो चरित्र निर्धारण कैसे हो? जिन पर चरित्र निर्माण का उत्तरदायित्व है उनका चरित्र निर्धारण कौन करेगा? या सिर्फ एक कागजी डिग्री होना ही काबिलियत का मापदंड है? साथियों, शिक्षा के ही द्वारा हमारी कीर्ति का प्रकाश चारों ओर फैलता है तथा शिक्षा ही हमारी समस्याओं को सुलझाती है एवं हमारे जीवन को सुसंस्कृत बनाती हैं। ऑनलाइन क्लास कोरोना काल में लॉकडाउन होने पर तो आवश्यक है, लेकिन इसको बच्चों के लिए सफल कहें यह मैं नहीं कह सकता। मैं तो अंत में यही कहूंगा कि मुंह में ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जयवीर जी। आप अगर कुछ कहना चाहेंगे पढ़ के भगवत जी को देवो। हाँ, 1 मिनट इससे पहले कि प्रतियोगिता को आगे बढ़ाएं, मैं इस बात का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि अगर आप पढ़ के बोलते हैं, आप
याद किया हुआ नहीं बोलते, कंठस्थ किया हुआ नहीं बोलते, पढ़ के कहीं से सामग्री को अपना बोल रहे हैं तो उसके अंक काटे जाएंगे। धन्यवाद। भगवत जी, भगवत जी। जी सर। हाँ हाँ भगवत सर। जी, हाँ एक थोड़ा सा कैमरा और जयवीर जी से कहिए आपकी तरफ घुमाए। हाँ आ गया सर। हाँ हाँ भगवत जी थोड़ा नीचे कर कैमरा स्टेबल कर दें और सीधा कर दें। कर दो बोलूं सर। 1 मिनट भगवत जी, मैं जैसे ही कहूंगा आप शुरू कर दें अपनी बात। हाँ भगवत जी आप शुरू कर सकते हैं। नमस्कार सर। आज जो पटल पर विषय रखा गया है, ऑनलाइन शिक्षा बच्चों के लिए कितनी सफल कितनी असफल, मैं इसके विपक्ष में अपने उद्गार व्यक्त करने जा रहा हूं। आज पूरा विश्व कोरोना की मार से जूझ रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। बच्चे, जवान, बूढ़े सब इससे त्रस्त हैं। बच्चों को ऑनलाइन आज के बच्चे कल का भविष्य हैं और शिक्षा ही उनका चरित्र निर्माण करती है। ऑनलाइन शिक्षा से बच्चों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों को घर में रहकर स्कूल का माहौल नहीं मिल रहा है। सर्वप्रथम बच्चों को अपने सहपाठियों के साथ प्रेयर करने का अवसर नहीं मिल रहा है। दूसरा, आमने सामने पढ़ाई से ही जितना उनको समझ आता है उतना ऑनलाइन समझ नहीं आता है। तीसरी बात कि जो बच्चे हाथ में मोबाइल लेते लेते थक जाते हैं और सुनते सुनते सो भी जाते हैं, जिससे कि उनकी पढ़ाई में विघ्न हो रहा है और वे बच्चे अपने अध्यापक से प्रश्न भी नहीं पूछ पाते, जिससे कि वे बहुत मायूस हो जाते हैं और अपने को असहज महसूस करते हैं। इसलिए कितनों के पास 2-3 बच्चे हैं और एक ही घर में मोबाइल है, उससे वे बच्चे किसको उनके माता पिता ऑनलाइन शिक्षा कराएं और किसको नहीं करवाएं, किसको पढ़ाई लिखाई से वंचित रखें और किसको नहीं रखें, ये उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है। कितनों के पास लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर के लिए इतने पैसे ही नहीं हैं कि वे उनको ऑनलाइन शिक्षा दे सकें। पढ़ाई होते होते नेटवर्क कितनी बार चला जाता है और कितनी बार बिजली ही गुल हो जाती है, उस समय बच्चे बहुत मायूस होते हैं। ऑनलाइन पेपर आता है तो वो खुलता ही नहीं है, उस समय उन बच्चों को बहुत दुख होता है कि हम क्या करें, हमको तो पेपर ही नहीं दे पा रहे। मेरी पोती है 5वीं क्लास में पढ़ती है, वह भी बहुत मायूस हो जाती है और खाना पीना भी छोड़ देती है। इसलिए जैसे कि कल ही एक प्रतिभागी का क्या कहते हैं ऑनलाइन संपर्क हुआ और वह अपनी कहानी नहीं सुना सका। ऐसे कितने बच्चों को क्या कहते हैं अपने पढ़ाई से वंचित होना पड़ रहा है। और मोहल्ले गलियों में कबाड़ी वाले, सब्जी वाले या कूड़े की गाड़ी वालों की या कुत्ते भौंकते हैं, उससे भी उनकी पढ़ाई बाधित हो जा रही है। इसलिए ऑनलाइन शिक्षा से बच्चों को शारीरिक, मानसिक और आंखों में भी कमी आ रही है, उनकी लिखावट में भी कमी आ रही है। वे बहुत मायूस हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारे कब स्कूल खुले, कब हमको ज्ञान प्राप्त हो अपने टीचर से स्कूल के अंदर। उनको खेलने कूदने और अपने सहपाठियों से खेलने कूदने की भी उनको कमी आ रही है। वह मायूस हैं इस बात से। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, पेड़ पौधे और फूल मुरझा जाते हैं, ऐसे ही आज के भावी बच्चे पढ़ाई बिना ज्ञान लेने के लिए मुरझा रहे हैं और वह अपने को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। इतना कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। जय हिंद। धन्यवाद भगवत जी, आपने 1 मिनट बचा दिया हमारा। 4 मिनट में भगवत जी ने अपनी बात कह ली। धन्यवाद भगवत। अगले प्रतिभागी अपना कैमरा राजीव पांडे, श्री राजीव पांडे, मेरी आवाज सुन सकते हैं श्री राजीव जी?
जी सर, जी सर, आवाज आ रही, मेरी आ रही है सर आवाज? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप देख नहीं रहे, आपको देख नहीं पा रहे, चाहे अपना आपको देख भी पा रहे हैं और आपको सुन भी पा रहे हैं। ठीक बोल रहा है। और करूंगा जैसे आप अपनी बात, एक मिनट वो बंद कर दो ना, जयवीर बताओ। चलिए, जयवीर जी का माइक ऑन है। चलो सर, माइक बंद कर दो। धन्यवाद जयवीर जी। चलिए राजीव जी, 2 नंबर। आदरणीय निर्णायक मंडल, हिंदी अधिकारी एवं मेरे साथी, आज का जो विषय है, छोटे बच्चों में ऑनलाइन स्कूली शिक्षा सफल या नहीं, ये मेरे हिसाब से वाद विवाद का विषय न होकर एक संवाद का विषय है, क्योंकि हम सबसे कहीं ना कहीं विभिन्न पहलुओं में हम सबसे जुड़ा हुआ है। तो इसका एक निष्कर्ष निकालकर समाज में इसको कैसे स्थापित किया जाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि आज वाद विवाद है और इसमें मुझे या तो पक्ष में बोलना है या तो विपक्ष में बोलना है, इसलिए मैं विपक्ष में बोलना इसके लिए चुनूंगा। अतः छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन स्कूली शिक्षा सफल नहीं है। शिक्षा का अर्थ जो है वो एक संस्कृत शिक्षा, एक संस्कृत वर्ड है जो शिक्ष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अध्ययन या अध्यापन। यह एक प्रक्रिया है जिसके तहत एक दूसरे को सीखा और सिखाया जाता है। जब यह प्रक्रिया है, इसका मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उस प्रक्रिया को कैसे कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें शिक्षक और शिष्य, गुरु और शिष्य के बीच में संवाद, प्रत्यक्ष संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिससे उनके बीच में एक विश्वास उत्पन्न हो सके, और विश्वास उत्पन्न के साथ साथ जो गुरु बच्चे को सिखाए और बच्चा उसी को उसी रूप में ले। जैसा कि गीता में कहा गया है, सा विद्या विमुक्ते, इसका अर्थ यह है कि विद्या हमें सभी बंधनों से मुक्त करती है तथा हमारा चहुमुखी विकास करती है। जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा है, यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि शिक्षा हमें बंधन से मुक्त करे, पर जैसा कि कुछ लोगों ने कहा है कि तकनीकी खराबियां आती हैं, किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास लैपटॉप नहीं है, किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, किसी के पास इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट है भी तो उस स्पीड का नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें एक बंधन में बांध देती हैं, और अगर वो शिक्षा हमें बंधन में बांध रही है, इसका मतलब कि हम मुक्त नहीं हो पा रहे, हम वो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही देखा जाए तो शिक्षा की पहली आवश्यकता जो होती है वो होता है अनुशासन। और मेरा ऐसा मानना है कि ऑनलाइन जो स्कूली शिक्षा चल रही है उसमें अनुशासन की कमी है। कारण ये है कि जब गुरु और शिष्य एक दूसरे से प्रत्यक्ष संवाद नहीं कर पाते हैं, तो बच्चे उसको उतने अच्छे, चूंकि बच्चों में मानसिक विकास तो इतना होता नहीं है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो मन करता है वो वही करते हैं, क्योंकि एक छत के नीचे दोनों मौजूद नहीं होते हैं। इस कारण क्या होता है कि वो उतने अनुशासित नहीं हो पाते हैं। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। उनके अनुसार हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है, परंतु उसे ये ज्ञान नहीं है, और इसी अज्ञानता को दूर करता है शिक्षक। यहाँ यही महत्वपूर्ण है कि शिक्षक और शिष्य दोनों एक दूसरे से निरंतर संवाद करते रहें। अभी मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। अभी 1-2 महीने पहले की घटना है। बेंगलोर में वहां के स्कूली जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने 5वीं तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा को बंद कर दिया है। तो इसके विरोध में 17,000 अभिभावकों ने एक पिटीशन साइन किया है, और उन्होंने कहा है नहीं, छोटे बच्चों के लिए भी ऑनलाइन स्कूली शिक्षा शुरू हो। उनका तर्क ये है कि चूंकि बच्चे 4 लाइन ऑनलाइन गेम खेलें, इससे अच्छा है कि बच्चे 4 लाइन कुछ सीखें, एक ऑनलाइन शिक्षा लें। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि आप एक आदत को दूसरी आदत से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ चूंकि दोनों ही गलत हैं। ऑनलाइन में क्या होगा कि उनकी आदत पड़ जाएगी। विशेषज्ञों का ये मानना है कि जितना स्क्रीन टाइम ज्यादा होगा बच्चों का,
उतना उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चूंकि कोरोना काल है, अब इसमें करें क्या जब सब कुछ बंद हो गया है? तो इसका उपाय हम ये कर सकते हैं कि आसपास में ही जो कोई लोकल शिक्षक हो, उनको लेकर आसपास के 5-7 घर के बच्चों को एक छत के नीचे बैठाकर वहां पर हमें इस शिक्षा को आदान प्रदान करने का एक जरिया ढूंढ सकते हैं। यहाँ बच्चों में अनुशासन, बच्चों में सांस्कृतिक आदान प्रदान, एक दूसरे की को समझना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, इसका विकास महत्वपूर्ण है। इसलिए कोरोना काल तो एक बहुत ही कम समय के लिए आया हुआ है। कहीं ऐसा ना हो इस कोरोना काल को में हम ऐसी कुछ चीजें ना, ऐसी कुछ आदतों का विकास न कर दे जो सर्वकालिक हो और हमें काफी इसके दूरगामी प्रतिकूल परिणाम देखने को मिले। धन्यवाद। धन्यवाद राजीव जी। अगले प्रतिभागी हैं श्री लक्ष्मी नारायण पांडे। पांडे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर। हाँ पांडे जी, आप अपनी बात रखिए। स्वागत। हाँ, आदरणीय निर्णायक मंडल एवं आपकी आवाज नहीं आ रही, मास्क हटा के बोल सकते हैं पांडे जी? आज पांडे जी, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। सर आवाज आ रही सर? हाँ, अब आई है थोड़ी सी आवाज। आप अपनी बात रख सकते हैं। आदरणीय निर्णायक मंडल और मेरे साथियों, जैसा हमारा आज का विषय है कि ऑनलाइन शिक्षा बच्चों के लिए सफल या असफल, तो मैं इसमें विपक्ष में बोलना चाहूंगा कि यह जो जैसा हमारा वाद विवाद का विषय है उसमें एक पक्ष आपको रखना होता है। सर्वप्रथम शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा किस लिए आवश्यक है? इस संबंध में महात्मा गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा का आशय सर्वांगीण विकास से है, और हमारे श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बताया कि शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का आशय सद्भाव उत्पन्न करने से है। अब हम आते हैं कि शिक्षा में हमारे संविधान अंतर्गत जैसा कि मूल अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है, और नीति निर्देशक तत्व में भी कहा गया है कि 6 वर्ष की उम्र तक ख्याल रखना बच्चों का वो राज्य का कर्तव्य होगा। अब यहाँ तक जब टॉपिक में आते हैं कि छोटे बच्चों के लिए शिक्षा, तो हमारा छोटे बच्चों से आशय क्या है? तो हम छोटे बच्चों से आशय रखेंगे कि वो जब स्कूल में प्रवेश करें और 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा से। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि किंडरगार्टन शब्द, जिसको अंग्रेजी भाषा में केजी कहते हैं, वह एक जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है कि बच्चों का बागीचा, अर्थात किसी भी बागीचे में जितने भी पेड़ हैं वह प्रकृति में प्राकृतिक रूप से ही बड़े होते हैं। अतएव हमें बच्चों की शिक्षा है तो उन्हें प्राकृतिक वातावरण देना ही पड़ेगा, जिसमें उनका पर्याप्त शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, भाषा संबंधी, उनको कक्षाओं में जाकर के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, अपने साथ के बच्चों के साथ में मिल करके बात करने से भावनात्मक और आपस में परस्पर बातचीत के द्वारा उनके लिए संसार में सब कुछ नया होता है। अगर हम देखें तो शुरुआती शिक्षा में सिर्फ हमें खेल खेल के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान करना है। जैसा कि हमारी जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति है उसने सीधा यह प्रावधान किया है कि बच्चों को स्कूली शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही दी जाएगी, जिसमें उनको पूरी शिक्षा में उनके मनोविज्ञान, उनके शारीरिक, उनके मानसिक और आपस में परस्पर खेल कूद के द्वारा, जैसे पंचतंत्र की कहानियां सुनाई जाएंगी, दादा दादी की कहानियां सुनाई जाएंगी, और इसको कक्षा 3 से कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में विस्तृत रूप से शामिल किया जाएगा, जिससे उनके अंतर्गत एक संस्कार और आगे के भविष्य के लिए एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में उनका चरित्र निर्माण हो सके जो है। दूसरा, ऑनलाइन शिक्षा के अंतर्गत बच्चा स्क्रीन के सामने बैठा रहता है, जिसमें उसकी आंखों में, जैसा प्रतिभागियों ने कहा, दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट थी कि जो राष्ट्रीय
मस्तिष्क स्वास्थ्य संस्थान है बेंगलुरु में, उनके रिपोर्ट आई है कि इसका लंबे समय तक उपयोग करने में उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी दुरुपयोग पड़ने वाला है। इसके अंतर्गत कई राज्यों, जैसा पांडे जी ने बताया कि कर्नाटका राज्य ने इसमें यह एक प्रावधान किया था कि स्कूली शिक्षा को छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन बंद कर दिया जाए। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की सरकार ने भी कुछ प्रावधान किए। इस संदर्भ में यह कहना उचित होगा कि ऑनलाइन शिक्षा में बच्चे एक वर्चुअल माध्यम से जुड़ते हैं, जिसमें उनकी दुनिया आभासी रहती है और वो एक जहां पे उनका विकास हेलो 1 मिनट स्पेशल। हाँ, जहां पे उनका विकास एक प्राकृतिक वातावरण में होना चाहिए, वह एक कृत्रिम वातावरण बन जाता है। अतएव एक अच्छे शारीरिक, मानसिक और स्वस्थ विकास के लिए बच्चे को स्कूली शिक्षा ही आवश्यक है। कोरोना का काल एक अस्थायी काल है और ये बहुत ही कम दिन रहने वाला है। ये एक अस्थायी उपबंध है, इसको लेकर के लंबी रणनीति बिल्कुल नहीं बनाई जा सकती। और छोटे बच्चों के लिए जब ये कोरोना काल खत्म हो जाए तो इस ऑनलाइन शिक्षा को पूरी तरह खत्म करके उनको स्कूली शिक्षा में ही शामिल किया जाना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद पांडे जी। उपेंद्र उपाध्याय यहीं से हमारे साथ जुड़ेंगे। इसमें मास्क में ये क्या जाता है पूरा आप अपनी बात रखिए। आप एक काम कीजिए, आप उस चेयर पे बैठ के मास्क हटा दीजिए, एकदम लास्ट वाले चेयर। आप वहां से बोलिए, मास्क हटा दीजिए। ये टॉपिक है इसमें ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आप सभी को नमस्कार। नहीं, ठीक है, सुन रिकॉर्डिंग काफी अच्छा रिकॉर्डिंग। आप सभी को नमस्कार। मैं अपनी बात यही रखना पसंद करूंगा इस समय। अपना हमारा टॉपिक है छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन स्कूली शिक्षा सफल अथवा नहीं। इसमें जो टॉपिक है इसी में ना 3-4 चीजें हैं जिसके बारे में पहले प्रीमाइसेस तय कर लूँ, पूरा उदाहरण तय कर लूँ कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। पहली बात, छोटे बच्चों से हमारा क्या मतलब है, संदर्भ क्या है। मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये प्राइमरी स्कूल के बच्चे या प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों के बारे में बात की जा रही है, जिनके बारे में मैं तैयार करके आया हूँ। ऑनलाइन स्कूली शिक्षा का मतलब यही है, एक एक्चुअली क्या है, हम जब भी किसी वातावरण में रहते हैं हमें कुछ नए चैलेंजेस मिलते हैं। जब भी नए चैलेंजेस मिलते हैं, कुछ नई चुनौतियां मिलती हैं। उन चुनौतियों का चूंकि हम मानव हैं, अपने हिसाब से उनका प्रत्युत्तर देते हैं। उसी तरीके से अब की बार हमारे सामने एक चुनौती प्राप्त हमें मिली, जिसका नाम था कोरोना। उसका हमारे बहुत ही इनोवेटिव तरीके से हमारे जो अध्यापक हैं उन्होंने उसका आंसर दिया ऑनलाइन, जो इस काल के लिए काफी हद तक जो विद्यार्थी थे उनकी जो शिक्षा का नुकसान होने वाला था उसको काफी हद तक उन्होंने संभाला, उनका उतना नुकसान नहीं होने दिया। उसके बाद है सफल अथवा नहीं। देखिए, किसी भी सफल नहीं को बस ऐसे नहीं कह सकते ये चीज सफल है या नहीं है। उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, मानक होते हैं। उन मानकों के आधार पर किसी चीज को तय किया जाता है कि वो सफल हुई है अथवा नहीं हुई। तो अगर मैं इसका पूरा ओवरव्यू लूँ और उसके बाद अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं कहूँगा कि हाँ, कुछ मायनों में ऑनलाइन तकनीकी ऑनलाइन जो शिक्षा है वो कुछ तरीके से सफल है। कुछ और पैरामीटर्स पे अगर हम उसकी बात करने लगेंगे तो शायद वो उतनी सफल ना दिखे। पर अब हमें ये सोचने की बात है, जब हमें एक नया विकल्प मिला है जो कि मेरे हिसाब से काफी सकारात्मक कदम है, जो पारंपरिक जो शिक्षा है उसमें उसके जैसा नहीं तो उसके सहयोगी के तौर पे हमेशा काम कर सकता है। उसको मतलब इतना प्रतिरोध करने की आवश्यकता मुझे तो समझ में नहीं आती है। जैसे कि मैं बात करूं, बहुत सारी बातें हैं जिन पे काम किया जाना है। जैसे हमारी अवसरचनात्मक जो हमारे स्थिति है इंडिया की, वो भारत की वो उतनी अच्छी नहीं है। हमारी टेली डेंसिटी के बारे में बात करें, कम है।
हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, हमारे घरों में हमारे जो बच्चे हैं उनको खाने का हम इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। हम भारत में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे रखते हैं, तो ऐसे में ये मानना कि हम सभी को शिक्षा दे पाएंगे ऑनलाइन, वो बिल्कुल सही नहीं है। पर क्या जिनको हम दे सकते हैं, जिनको हम अपॉर्चुनिटी, कुछ नए अवसर प्रदान कर सकते हैं, उनको नए अवसर प्रदान नहीं किए जाने चाहिए? मैं सारी बातें मानता हूँ कि ऑनलाइन शिक्षा के कुछ कमियां हैं। जैसे सबसे बड़ी कमी है टीचर, जो आपका अध्यापक है उसके साथ प्रत्यक्ष संवाद एक तरीके से कायम नहीं हो पाता। एक व्यक्तिगत स्पर्श होता है टीचर के साथ में, वो नहीं हो पाता। कुछ और चीजें हैं जो पारंपरिक शिक्षा के अंतर्गत एक बच्चा सीखता है, जैसे कि अपने साथियों के साथ में बोलना, व्यवहारिकता सीखता है वो बच्चा ना। पहली बार समाज का पार्ट बनता है। अपने प्राथमिक शिक्षा, माता पिता, परिवार को छोड़ के वो अपने अनजान लोगों के बीच में बैठता है, जो कि उसको व्यवहारिक बनाता है, उसको जीवन में उसकी जिज्ञासा को बढ़ाता है। पर बात आज यहाँ ये नहीं हो रही है कि पारंपरिक शिक्षा, बात ये हो रही है कि क्या ऑनलाइन स्कूली शिक्षा एक माध्यम हो सकती है? तो मैं मानता हूँ कि हाँ, ऑनलाइन शिक्षा एक माध्यम हो सकती है, उसको पारंपरिक शिक्षा के साथ में जोड़ा जाना चाहिए। और जितनी एक सामूहिक तौर पे हमें प्रयास करने चाहिए कि हम एक कुछ ऐसा अवसरात्मक और हमारे जो बच्चे हैं उनको ऐसा क्रिएट कर दें कि जो कमियां हैं वो पूरी की जा सकें। जैसे कि अब जैसे ये बहुत बड़ी समस्या है टीचरों की समस्या है। जो जैसे मेरे कुछ टीचर्स हैं, कुछ पुराने टीचर्स हैं, उनको नहीं आता गूगल मीट, ये याहू मीट पे काम करना। 1 मिनट शेष है। तो बच्चे हैं, उनको मतलब जो टीचर्स हैं उनके पास बहुत सारे टीचर्स हैं, पुराने टीचर, स्मार्टफोन यूज करना नहीं जाते, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इस चूंकि कोई नई चीज आई है, वो अभी तक हमें फिजिबल नहीं लग रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रतिगामी हो जाए और उस सकारात्मक चेंज को रोकने का प्रयास करें। मेरा मानना है कि इस विपरीत परिस्थिति में जो ऑनलाइन शिक्षा कर सकती थी उसने किया, और हमें इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद उपाध्याय जी। शंभू शरण जी हैं क्या? श्री ज्ञान प्रकाश सिंह जी यहीं से जुड़ेंगे हमारे साथ। ज्ञान जी आगे आ जाइए, मास्क उतार लीजिए अपना। मैं जैसे ही आपसे कहूंगा कि शुरू कीजिए, आप अपनी बात शुरू कर लीजिए। ज्ञान जी, आपका समय शुरू होता है। सभी को नमस्कार। यहाँ विषय दिया गया है छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन स्कूली शिक्षा सफल अथवा नहीं। जैसा कि हमारे मित्र उपेंद्र ने कहा कि इसमें बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं, बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, एंगल हो सकते हैं। छोटे बच्चों की बात प्राइमरी शिक्षा की बात बोलना बंद कर। छोटे कृपया करके जो अभी बोल नहीं रहे वो माइक म्यूट कर लें। माइक म्यूट कर लें। जो अभी भाग नहीं ले रहे हैं वो प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें। जैसा कि दोबारा शुरू करें आपका। आप हाँ, दोबारा एक मिनट माइक म्यूट कर लीजिए। चलो फिर से शुरू करता हूँ। हाँ, बस मैं जैसे ही कहूँगा आप शुरू कीजिए। क्या जी, शुरू कीजिए। यहाँ विषय है छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन स्कूली शिक्षा सफल अथवा नहीं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है। छोटे बच्चों की शिक्षा हमारा, जैसा कि हमारे साथी अरविंद पांडे जी ने बताया कि ये संवैधानिक अधिकार है। तो यहाँ पे मैं इस पहलू पे विचार रखना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन शिक्षा की सफलता और असफलता है, क्या ये केवल जो यहाँ पे जैसे हम लोग बैठे हुए हैं या हमारे सामाजिक स्तर पर जो लोग हैं, जो कि सीधे सीधे मैं कहूँगा जो भी हमारे देश में आयकर देते हैं, उनको हम एलीट मान सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज में असमानता इतनी ज़्यादा है। असमानता सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी बहुत ही हमारे विचारों के परे है। अगर हम सोचें, जो गरीब हैं और जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, जो जंगलों में रहते हैं, तो जब हम इसको नीति परक रूप से देखेंगे, इसका ये पहलू देखेंगे सभी के लिए कैसे ये व्यवस्था सफल हो सकती है कि नहीं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये प्रश्न उठता ही नहीं है कि वर्तमान में, मैं यहाँ पे ये
फिर से बताना चाहूँगा कि मैं वर्तमान में इसकी सफलता की बात कर रहा हूँ, भविष्य की नहीं बात कर रहा हूँ। आज से 50 साल बाद हो सकता है कि यही स्टैंडर्ड हो, मानक हो शिक्षा का। वर्तमान में ये पूरी तरह से असफल है, बल्कि मैं कहता हूँ ये प्रश्न ही नहीं उठता है कि ऑनलाइन शिक्षा सफल हो सकती है, ये कैसे। फिर मैं शिक्षा की परिभाषा पे जाऊँगा। बहुत लोगों ने बहुत सारी परिभाषा दी। एलन पांडे जी ने कहा कि सर्वांगीण विकास है, कई लोगों ने कहा कि शारीरिक मानसिक विकास होना चाहिए, बहुत सारी परिभाषाएं हैं। यहाँ पे मैं एक और परिभाषा देना चाहूँगा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा का उद्देश्य है कि सभी लोग, समाज में सभी लोग के अंदर जो भी क्षमता है, जो भी उनको करने की, और ये क्षमता सभी में बराबर नहीं है, ये हम मान के चले, ये सत्य है कि सभी में बराबर नहीं है, लेकिन जिसमें जो भी क्षमता है, अगर किसी को इंजीनियर बनने की क्षमता है या किसी को सफाई करने की क्षमता है, तो वो अपनी क्षमता के अनुसार उच्चतम स्तर पर पहुंच सके। ये शिक्षा का उद्देश्य है सभी के लिए, और ये ना कि केवल एक इंसान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण है कि सभी लोग अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच के समाज में योगदान दे सकें। इसके लिए क्या ऑनलाइन शिक्षा सफल हो सकती है? अभी हमने मैं इंडियन एक्सप्रेस, मेरे घर पे अखबार आता है, अंग्रेजी का अखबार है, लेकिन उसमें खबरें हैं कि एक तो बिहार में बाढ़ आई, तो वहाँ पे बाढ़ में बच्चों सारा कुछ बच गया। ये कोरोना तो चल ही रहा है, बहुत सारे लोगों ने पता नहीं क्यों कोरोना पे इतना जोर दिया, ये हालांकि विषय में नहीं है, कि सभी कुछ उनका बह गया। शिक्षा दी वो बच्ची की अपनी केवल एक पुस्तक लेके आ पाई, और यहाँ पे हम ये प्रश्न उठा रहे हैं कि उसके पास मोबाइल होना चाहिए। 15% लोगों के पास बिजली नहीं है, कई लोगों में सुन नहीं पाया, हो सकता है उन्होंने डेटा दिया हो। 50% लोगों के पास इंटरनेट नहीं है। हम ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था बात करें, ये क्रूर है, ये विषय ही क्रूर है। फिर हम दक्षिण उत्तर पूर्वी भारत में, जहाँ पे हमारे की 7 बहनें, तो 7 राज्य हैं, वहाँ पे जंगलों में लोग रहते हैं, वहाँ पे कई किलोमीटर दूर जाके वो कई नदियों को, वो पहाड़ों को पार करके स्कूल पहुँचते हैं शिक्षा ग्रहण करने। हम उससे कह रहे हैं कि आप इंटरनेट पे शिक्षा लीजिए। ये ना ही केवल असंवैधानिक है, बल्कि इसे कहते हैं अमोरल है। ये मैं बहुत रूढ़ शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये हमारी एलीट मानसिकता का एक रिजल्ट है कि ये प्रश्न हमारे सामने इस तरह से उठ के आया है कि ये सफल होती है कि नहीं हो सकती है। और ये लेकिन ये सच्चाई भी दिखाता है, ये प्रश्न एक सच्चाई दिखाता है कि कैसे हम, 1 मिनट शेष है, हम जो समाज की सच्चाई है उससे कितने दूर हैं। हम अपने साथी जो हमारे फेलो सिटीजन हैं, जो हमारे संविधान में इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात होती है, हम उन मूल्यों से कितना दूर हैं और हम उनके परेशानियों से कितना दूर हैं, ये विषय दर्शाता है। ये बिल्कुल ही सफल होने का, कम से कम नियर फ्यूचर में इसके सफल होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञान जी। अभी तक जिन वक्ताओं ने बोला, सभी ने विपक्ष में बोला, शायद कोई पक्ष में मुझे लगता है अभी तक ऑनलाइन किसी ने, आपने एक बताया। नितेश जी मुझे सुन सकते हैं? नितेश जी, नितेश जी मुझे सुन सकते हैं? नहीं ज्वाइन किया, नहीं ज्वाइन, शुरू करें अनुराग। अनिकेत जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? अनिकेत जी सर, आ रही है सर, आ रही है। मैं आपको देख पा रहा हूँ। आप अनिकेत जी, आप आवाज आ रही है सही से? हाँ बिल्कुल, आप अपनी बात शुरू कीजिए। जी, सभी लोगों को मेरा नमस्ते। तो सर, जो आज का
विषय है कि छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा सही है या नहीं, तो सर देखिए हर विषय के कई पहलू होते हैं, कुछ सकारात्मक भी होते हैं, कुछ नकारात्मक भी होते हैं। हम दोनों पहलुओं पे जब हम नज़र डालते हैं उसके बाद ही हम किसी निर्णय पे पहुंच सकते हैं। तो इसके सर मैं ये सकारात्मक पहलू में ये कहना चाहूँगा कि सर जैसे बच्चों को बहुत सारी अपने यहाँ पे एक फ्रीडम मिलती है कि वो बहुत सारी चीज़ों को अपने हिसाब से सीख सकते हैं। एक ही पाठ्यक्रम को वो चाहें तो कहीं पे रोक के अपने हिसाब से चीज़ों को समझ सकते हैं, और वीडियो के माध्यम से थोड़ा-सा उन्हें आसान भी हो जाता है। वहाँ पे ग्राफिक्स होते हैं जिनसे छोटे बच्चों को थोड़ा वो मज़ेदार भी हो जाता है, सीखना और समझना उनका मन भी लगा रहता है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे माता-पिता ऐसे होते हैं जिनके पास जो दोनों लोग काम कर रहे हैं, तो बच्चों की पढ़ाई में थोड़ा-सा वो सहयोग उतना नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे वो अपनी दिनचर्या के हिसाब से बच्चे की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो अपने हिसाब से वो कर सकते हैं कि ठीक है, आप जब पढ़ोगे तो हम भी आपका सहयोग कर सकते हैं। और इससे एक फ़ायदा ये भी है कि बच्चों को कंप्यूटर और इंटरनेट की बहुत अच्छा उसका ज्ञान मिल जाता है, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। और इसमें इसके सकारात्मक पहलू ये भी है सर कि हम इसमें क्या हो सकता है कि अलग-अलग विषय के अलग-अलग अध्यापक भी चुन सकते हैं। कोई विषय में कोई बहुत अच्छा अध्यापक है तो हम एक विशेष अध्यापक को चुन सकते हैं कि हम इनके द्वारा ही पढ़ेंगे। तो उस विषय पे हमारी पकड़ भी छोटे बच्चों के लिए बेहतर हो सकती है वो चीज़, जो कि उन्हें बहुत ज़रूरी होती है। परंपरागत शिक्षा के मुकाबले में अगर हम बात करें ऑनलाइन शिक्षा की, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि इसमें व्यय जो हमारा होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। आने-जाने का खर्चा, वर्दी का खर्चा और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो हम उन व्यय को हम कम कर सकते हैं। और इसमें बच्चों को एक ज़िम्मेदारी का एहसास होता है, एक स्व-प्रेरणा मिलती है कि हाँ, हमें ये पढ़ना है, हमें पढ़ाई करना ज़रूरी है, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि बच्चों को जो पाठ्यक्रम होता है उनका, जैसे सरकार कोई भी बदलाव करती है, तो अगर हम परंपरागत शिक्षा की बात करें तो वहाँ पे उनको थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि तुरंत उसमें बदलाव नहीं लाया जा सकता है। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा में एक ये फ़ायदा है कि हम तुरंत उसमें कुछ ही समय के अंतराल पे हम उसकी शिक्षा में बदलाव कर सकते हैं। अद्यतन पाठ्यक्रम हम उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं। और सर अगर इसके नकारात्मक पहलुओं की मैं बात करूँ, तो कई बार क्या होता है कि परंपरा आज आज अभी तक हमारे वहाँ ऑनलाइन शिक्षा इतनी ज़्यादा अभी प्रसिद्ध नहीं हुई है, तो बहुत सारे जो परंपरागत शिक्षक हैं, वो अभी इतने पारंगत नहीं है कि वो ऑनलाइन पढ़ा सके बहुत अच्छे तरीके से। और एक ये भी है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें अनुशासन नहीं होता है बिल्कुल भी। वो अनुशासन उन्हें स्कूल पे ही मिलता है, घर पे वो अनुशासन वो उनके अंदर नहीं आ पाता है। तो ये भी इसकी एक कमी है। और एक जो बात ये भी है कि अध्यापक और जो बच्चे होते हैं, उनका जब आमने-सामने एक इंटरेक्शन होता है सर, आमने-सामने बातचीत होती है, तो उससे भी एक अलग प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है सर, जो हमारी प्रश्न उत्तर की क्षमता है वो भी घटती है। और छोटे बच्चों को इंटरनेट पे समय बिताना भी उनके लिए थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है। बहुत सारे इंटरनेट पे ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके लिए सही नहीं है और उनकी पहुँच वहाँ तक बन जाए, है ना? तो वो भी हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ये सही नहीं है। और सर ये है, शारीरिक रूप से हम अगर इसकी बात करें तो देखिए वो भी सही नहीं है। जब स्कूल में बच्चे जाते हैं, वो खेलते हैं, कूदते हैं, साथ में पढ़ते हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं जिनसे उनकी शारीरिक क्षमता भी सही रहती है सर। और मैं जैसे ख़ास तौर पे ये बताऊँ कि एक जो जीवन का बहुत अच्छा पहलू होता है कि हमें दोस्तों की ज़रूरत होती है। तो सर वो स्कूल में ही हम जाके सीखते हैं, हमारे वहीं नए दोस्त बनते हैं, हम वहीं से सारी चीज़ें सीखते हैं, जो कि शायद ऑनलाइन क्लासेस में हम घर पे बैठ के दोस्त नहीं बना पाएँगे। तो दोस्तों से भी हम जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं, जो कि हमें स्कूल्स में ही जाके मिल सकता है। और सर आज भी भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मोबाइल तो क्योंकि अभी सभी लोगों के पास उसकी पहुँच हो चुकी है, लेकिन सर इंटरनेट तो है, लेकिन इंटरनेट की जो सर हम कहेंगे स्पीड या गति है सर, बहुत धीमी है। ख़ासकर अगर मैं अपने ही गाँव की बात करूँ, हमारे ही मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, तो वहाँ पे भी गाँव में इतनी कम स्पीड है कि आप गूगल पे अगर कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो वो भी आपको बहुत टाइम लग जाता है। तो वीडियो के द्वारा पढ़ना सर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी सर। तो सर इन सभी पहलुओं पे नज़र डालते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये चीज़ पूरी तरीके से गलत है। हम ये कह सकते हैं हाँ, अगर स्कूली शिक्षा में ऑनलाइन को कुछ हद तक जोड़ दिया जाए तो हम एक छात्र को बेहतर ढंग से सिखा सकते हैं। लेकिन हम ये बात करें कि नहीं वो घर पे बैठ के ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करे, तो सर ये उसके लिए ज़्यादा सही नहीं होगा। जी सर, मेरे बस यही पहलू थे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद अनिकेत जी। बहुत-बहुत मैं निर्णायक मंडल का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। विषय दिया गया था या तो आपको पक्ष में बोलना है या विपक्ष में, ना कि दोनों बातों को रखना है। आप या तो पक्ष में बोलें या विपक्ष में, बस ये इस बात को मद्देनजर रखते हुए निर्णय लिया जाए। अगले प्रतिभागी हैं श्री रोहित जी। रोहित जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? रोहित जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नरेंद्र जी जुड़े हुए देखिए। जुड़े हुए। रोहित जी। जी सर। हाँ रोहित जी,
आप अपना व्याख्यान शुरू कीजिए। सबसे पहले नमस्कार सर सभी श्रोताओं को। मैं जो है जो सकारात्मक पहलू हैं इस ऑनलाइन शिक्षा के, उस पर थोड़ा मैं बोलूँगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो बीमारी आजकल चल रही है उसके परिप्रेक्ष्य में ही करीब 24 करोड़ जो छात्र हैं छात्राएं हैं वो बिल्कुल वंचित हो गए स्कूली शिक्षा पाने से। तो उसी वजह से ही सरकार जो कदम उठा रही है, जो सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान किया है इस शिक्षा को जारी रखने के लिए, उनके कुछ नाम हैं, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, दीक्षा है, स्वयं है, बहुत सारे हैं। जो बच्चे गांव के हैं उनके लिए भी फायदेमंद है, जो शहर के उनके लिए तो फायदेमंद है ही हैं, और जो दृष्टि बाधित हैं या विकलांग हैं उनके परिप्रेक्ष्य में भी बहुत ही अच्छे सरकार ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं और ये प्रोग्राम जो है लेके आए हैं। तो जहाँ तक, और हर एक चीज़ के सर दो पहलू होते हैं, जैसे कि सकारात्मक सोच होती है जो हमें काफ़ी आगे तक ले जाती है। अगर हम इस ऑनलाइन शिक्षा के बारे में सकारात्मक सोच रखें तो ये ऑनलाइन शिक्षा बहुत आगे तक जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये उसका स्थान ले सकती है शिक्षित जो ऑफलाइन एजुकेशन है, लेकिन अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन पे जाते हैं तो ये बहुत ही कारगर साबित हो सकती है आगे के लिए। तो जैसे मैं कुछ और बताना चाहता हूँ कि इसके फायदे क्या क्या हैं। इसके बहुत सारे, ऑनलाइन शिक्षा है जो बहुत फायदेमंद है बच्चों के लिए भी। तो जैसे कि समय की पाबंदी खत्म हो जाती है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं घर पे बच्चे होते हैं तो किसी भी समय अगर उनकी ऑनलाइन शिक्षा है तो वो किसी भी अपने समय के अनुकूल उनको देख के पढ़ सकते हैं। उनके पेरेंट्स भी उनकी हेल्प कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने में, और सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत कारगर है, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा घर में है तो आपको कहीं आपकी जान को खतरा नहीं, आप सेफ हैं, अपने घर में सेफ हैं। विकलांग बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको कहीं ट्रैवल नहीं आना जाना नहीं पड़ता है, तो उसके लिए भी ये उसके पहलू से भी ये बहुत ही अच्छा है। इससे और ऑनलाइन क्लास से क्या है, तकनीकी ज्ञान में बच्चों की वृद्धि होती है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ही शार्प माइंड होते हैं, तो वो चीज़ों को बहुत जल्दी से ही पकड़ते हैं, तो उनके लिए तकनीकी शिक्षा बहुत ही ज़्यादा है। और जो बच्चे शायद अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं उनके ये आत्मविश्वास को बढ़ाता है, क्योंकि जो बच्चे शाही स्वभाव के हैं तो वो बाहर किसी से बोलने चालने में शर्माते हैं, हिचकते हैं, लेकिन जब वो ऑनलाइन में पढ़ते हैं तो वो अकेले होते हैं, तो वो अपनी समझ के हिसाब से उस चीज़ को जल्दी से ही पकड़ते हैं। और ये बच्चों में अनुशासन सिखाता है कि भाई हमें किस तरह से उसको देखना है। जैसे ये टाइम फिक्स होता है ऑनलाइन में स्कूलों में कि भाई ये इस टाइम होगा, तो बच्चे उस हिसाब से अपना सेल्फ डिसिप्लिन बच्चे क्रिएट करते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, नवीनतम वस्तु सीखने को मिलती है बच्चों को, बच्चे इसके हिसाब से बच्चे एंजॉय भी करते हैं, कुछ नई चीज़ें आती हैं तो। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है सामाजिक दूरी बनी रहती है, ताकि ये जो बीमारी चल रही है उसमें कोई नुकसान भी नहीं है बच्चों को। और बच्चे जो है परिवार, दोस्तों और प्रशिक्षकों से बेहतर संबंध बना के रखते हैं, क्योंकि वो दैनिक रूप से तो अपने सहपाठी को देख नहीं पाते, क्योंकि आवासीय स्कूलों में क्या होता है, छात्र जो है वो घर के लोगों से ही बेहतर संबंध बना के रखते हैं, जिससे उनसे नियमित बातचीत होती रहती है। और 1-to-1 जो फेस करते हैं वो इंस्ट्रक्टर को, उससे भी प्रशिक्षकों के साथ उनके बेहतर संबंध बन के रहते हैं। और ऑनलाइन शिक्षा का सर सबसे अच्छी बात यह है कि बेहतर प्रलेखन और समय की बचत करते हैं, क्योंकि सब शिक्षा जो है ये सेल्फ पेस को बढ़ावा भी देते हैं। बस सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद रोहित जी। श्री दीपक हमारे साथ हैं। श्री दीपक नहीं है सर, आज आए नहीं है दीपक। अच्छा, दीपक जी आए नहीं है। श्रीमती जी सर, दीपक जी है। हाजिर हूँ सर। अच्छा, मेरे को दीपक जुयाल का लगा, मैंने सोचा दीपक जुयाल एब्सेंट है। सर शुरू करूं? हाँ दीपक जी, मैं जैसे ही कहूंगा आप अपनी बात शुरू रखें। जी दीपक जी, आपका समय शुरू होता है। आप जी। आदरणीय निर्णायक मंडल एवं हिंदी अधिकारी महोदय एवं समस्त साथियों,
आज का जो विषय है कि छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन स्कूल शिक्षा कहाँ तक सफल है या नहीं, तो मुझे तो सफल नहीं था उसी पे बोलना था, लेकिन आज इतने सहयोगी लोग बोल चुके तो लगता है कि ऑनलाइन शिक्षा क्रशिंग हो जाएगा। इसलिए मैं उसके सकारात्मक पहलू पर ही बोलना चाहता हूँ कि स्कूली शिक्षा कैसे सफल है। हमारे बहुत सारे मित्रों ने तर्क दिया कि गांव में बिजली नहीं होती है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांव में नेटवर्क का जो टेक्नोलॉजी है और ऑनलाइन शिक्षा का जो व्यवस्था है वह उतना ही सक्सेस हो रहा है जितना कि शहर में कमी जरूर है। अगर हम यही बात माने कि गांव में ऑनलाइन शिक्षा सफल नहीं होगा तो गांव के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर गांव के बच्चे ठान ले कि नहीं हमें कुछ नहीं आता है, हमें मोबाइल नहीं चलाने आता है, ऑनलाइन शिक्षा नहीं लेंगे, तो आखिर वो गांव के बच्चे जो कभी शहर में नहीं जा पाएंगे तो कैसे सीखेंगे ऑनलाइन शिक्षा। तो चाहे जैसे भी हो ऑनलाइन शिक्षा तो उन्हें सीखनी ही है। भले नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, पहली दिन दिक्कत आएगी, दूसरे दिन दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं है कि सप्ताह में 7 दिन ही दिक्कत आएंगी। दूसरी चीज, गांव के पुराने मानते हैं कंप्यूटर से रूबरू ना होंगे, लेकिन बहुत सारे नए शिक्षक की बहाली हो रही है, भर्ती हो रही है, वो तो बहुत ही आसानी से अपना मोबाइल भी चलाते हैं, कंप्यूटर भी चलाते हैं। अब आजकल तो लगभग हर घर में लैपटॉप की व्यवस्था हो गई है। जो थोड़ा सा पैसे वाले हैं तो रखते ही हैं। तो टीचर तो कम से कम अगर हम 100% नहीं कह सकते, 70% के आसपास ऐसे जो हैं जो टेक्नोलॉजी से अभ्यस्त हो गए हैं। तो टेक्नोलॉजी अगर उनके पास है तो अपने बच्चे को जरूर वो मुहैया कराएंगे। सर, हमारे भी 2 बच्चे हैं, मैं भी देखता हूँ कि उनके क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या क्या फायदे हैं, लेकिन नुकसान से ज्यादा हमें तो फायदा ही नजर आ रहे हैं। अगर ये ऑनलाइन शिक्षा नहीं होती तो जो लगभग 7 महीने हो गए कोविड के लॉकडाउन में, तो बच्चे क्या करते दिन भर घर में बैठ के। ये ऑनलाइन शिक्षा ही तो है जो हमारे बच्चे को जैसे भी हो वो शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन मैं इस शिक्षा को जैसे नहीं कर रहा हूँ सर, मैं ये कर रहा हूँ कि जैसे बच्चे छोटे स्कूल में जाते हैं उन्हें ए फॉर एप्पल, क से कबूतर पढ़ाया जाता है। हमने भी क से कबूतर पढ़ा था, लेकिन हमें कबूतर नहीं दिखाया जाता था। लेकिन यहाँ तो कम से कम कबूतर का फोटो दिखाया जा रहा है, ए फॉर एप्पल जो कह रहा है एप्पल का फोटो दिखाया जा रहा है। तो बच्चे कम से कम प्रायोगिक रूप से देख रहे हैं उसको कि कैसा एप्पल होता है, कैसा होता है। ये जो है कि बच्चे सामने में देख कर के एक बार में ही सीख रहे हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि आंखों पर दुष्प्रभाव, बिल्कुल सही बात है सर। हमारे बच्चे को भी कहते हैं कभी सर दर्द कर रहा है, आंखों में जलन हो रही है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से पहले क्या टीवी नहीं देखते थे, क्या मोबाइल पर वीडियो गेम नहीं खेलते थे, तो क्या उनका सर दर्द नहीं करता था। लेकिन जब से ऑनलाइन शिक्षा हुआ है मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे बच्चे बहुत टीवी कम देख रहे हैं, क्योंकि उनका ज्यादा समय ऑनलाइन में ही बीत जा रहा है क्लास करने में। और साथ साथ हाँ, शारीरिक शिक्षा जरूर नहीं मिल रही है, बाहर नहीं घूम रहे हैं, एक्टिविटी नहीं हो रही है। लेकिन मैं देखते हैं कि स्कूल के जो भी क्लास टीचर हैं, शिक्षक हैं, जो भी हैं, वो एक्टिविटी के लिए देते हैं कि पेपर पर आपको कभी ये टीचर डे पर कुछ बनाना है, कभी कुछ फेस्टिवल आ गया, पर्यावरण दिवस है तो कुछ बनाना है, तो बच्चे उसमें लगे हुए हैं। फिजिकली नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन प्रायोगिक तौर पर बना करके फोटो सेंड कर रहे हैं। एक मिनट शेष है और आपकी आवाज आनी बंद हो गई दीपक जी, कबूतर उड़ गए। अगले कुछ नेटवर्क शायद चला गया आपका नेट। दीपक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बंद करें। ये बोले हैं 4 मिनट 1 मिनट रह गया। हमारे साथ सुशांत जी यही मौजूद है। मैं सुशांत जी यही मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि यहीं से बोलें। सुशांत जी, विजेंद्र जी आपसे बुलवाते हैं 1 मिनट में। सुशांत जी से बात। सुशांत जी नया सुन देखिए आप बैठ के बोल सकते हैं। सुशांत जी, आपका समय शुरू होता है। आप
आज के वजह छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन स्कूलिंग होनी सही है कि नहीं। इससे पहले मैं 1980 के दशक में जाना चाहूंगा जब टेली एजुकेशन आई थी। उस समय आपको याद होगा एजुकेशन के साथ साथ एक ई चौपाल नाम का एक नाटक स्टार्ट किया गया था और उससे सोचा गया था क्या ये है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने में सहायता देगा कि नहीं देगा। तो अब आपको देखेंगे सबसे सक्सेसफुल नाटक जो है वो ई चौपाल है, जिसके कारण हमारे जितने भी गाँव के एग्रीकल्चर से जुड़े जितने भी लोग थे उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया। तो इसका मतलब उसको नापने के लिए 30 साल का इंतजार किया। तो ऑनलाइन एजुकेशन को हम 3 महीने में कैसे नापने के सही होगा क्या नहीं होगा। हाँ, इससे कुछ ना कुछ कमियां हैं वो दूर की जाएंगी, कमियां दूर की जाएंगी, सफलता की तरफ जरूर बढ़ेगा। और टेली एजुकेशन जो है जो अब ऑनलाइन का अकाउंट है, पहले ये बेसिकली दूसरे नाम से ई शिक्षा के नाम से हमारे डीडी बनता आया करती थी, अब ऑनलाइन के मोबाइल में आ गई है, अंतर इतना आया है। ठीक है, इसको कुछ कमियां भी हैं कुछ सही नहीं, लेकिन कमियां हैं वो सही नहीं, लेकिन और जो सही चीजें हो गए फायदे क्या क्या हो रहे हैं। फायदे ये हो रहे हैं इस समय पर बच्चों को सुरक्षित रहते हुए कम से कम चाहे बहुत ना ही थे कुछ एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, घर में बैठे। नुकसान क्या है, बच्चों को स्कूल में डिसिप्लिन मिलता था वो नहीं मिल पा रहा है। अब दूसरी परेशानी ये है कि जो अमीर छात्र हैं बड़े अच्छे हैं वो आराम से एजुकेशन ले लेते हैं, जैसे कलेक्टर के लिए एरिया होता था सभी घर में ये नहीं होता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन भागता है उसके घर की परिस्थिति मजाक हो रहे हैं तो वो करते कि मैं नहीं करूँ। दूसरा प्रभाव देखा था, एक किसान ने अपनी जमीन बेच के मोबाइल लिया अपनी बेटी के लिए और बेटा भी था, दोनों की ऑनलाइन एजुकेशन होनी थी, लेकिन बेटे को प्राथमिकता मिलती है। मतलब कि जो जंगल रहने लोगों को शिक्षा दी जाती थी उनकी वजह से हमारा लिटरेसी रेशो बढ़ा, एजुकेशन बढ़ी। लेकिन इसके अलावा इसके जो दूसरा फायदा यह है कि पेरेंट्स के जब हम ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं तो इसमें हमारा देखते हैं कि डेली का पेरेंट टीचर इंटरेक्शन टाइप का हो जाता है। एक तरफ टीचर है, दूसरी तरफ बच्चा है, तीसरी तरफ पेरेंट बैठे हैं, तो बच्चे को मानसिक दबाव आता है कि डेली उसको पेरेंट्स ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, जो खुद का विकास होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। तो दूसरी परेशानी साथ में ये भी है कि भाई जो पेरेंट्स इतने ज्यादा एजुकेट नहीं है, समाज उनको सहायता नहीं सकते हैं, उनके लिए दिक्कत है, वो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जाते हैं क्या इसकी कमियां ऑनलाइन एजुकेशन कमी नहीं है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कमी की वजह से सक्सेस की तरफ नहीं देख पाते हैं इसको। जैसे कि डिजिटल डिवाइड, लोगों का मोबाइल नहीं, अच्छे मोबाइल नहीं, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन सुविधा देने की सुविधा नहीं है। क्या बच्चा पढ़ना चाहता है, लेकिन नुकसान कहाँ हो रहा है, नुकसान हो रहा है दूसरा, ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से हमारी पूरी व्यवस्था 2 भागों में बढ़ गई है। पहली भाग, क्या ये लिटरेसी कम कर रही है? नहीं, ये लिटरेसी को बराबर रखेगी और बढ़ाने में मदद कर रही है। तो कमी कहाँ आ रही है? एजुकेशन में कमी आ रही है। एजुकेशन का मतलब लिटरेसी नहीं, एजुकेशन का मतलब स्पोर्ट्स भी होता है, एजुकेशन का मतलब हमारी गुरु शिष्य परंपरा भी होती है, एजुकेशन का मतलब हमारे दोस्त होते हैं जिनके साथ हम 20 साल मिलकर रीयूनियन करेंगे। एजुकेशन का मतलब यह भी होता है कि समाज में सीखी गई ऐसी सीखी गई जो चीजें समाज में लगाएंगे। एजुकेशन का मतलब ये होता है कि मैंने सेंसिटिविटी, हमारे समाज में सब प्रकार के बच्चे होंगे उनके प्रति जो ऑनलाइन करेंगे सेंसिटिविटी नहीं आएगी तो आगे जाके वो एजुकेशन सेल्फ सेंट्रिक हो जाएगी। लिटरेट तो हो जाएंगे लेकिन सेल्फ सेंट्रिक हो जाएगी। तो एजुकेशन का मतलब हमारा एक ऐसा समाज बनाने का लक्ष्य है वो नहीं हो पाएगा। एजुकेशन अब स्कूल में जाएंगे जहाँ ऑनलाइन एजुकेशन नहीं होती थी। मैं बहुत साधारण से छोटा सा इम्पैक्टफुल एग्जाम्पल बताता हूँ। 1 मिनट शेष है। आपने सुना होगा सचिन तेंदुलकर का नाम, वो स्कूल गए थे, एजुकेशन ली, 10वीं तक पढ़े, उन्हीं के साथ में सहपाठी को उनको बहुत काम ली। उन्होंने उसी एजुकेशन स्कूल से जहाँ से उन्होंने लिटरेसी तो प्राप्त नहीं करी लेकिन एजुकेशन प्राप्त करी, किसमें? स्पोर्ट्स की एजुकेशन प्राप्त की और भारत का नाम गौरवान्वित किया और आगे भारत रत्न का पुरस्कार प्राप्त किया। क्या आगे फिर इसके अलावा हाँ, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत सबसे बड़ी ये आ रही है कि हम हैबिट बनाने में चूक जाते हैं। स्कूल में हम हैबिट बनाई जाती है कि ठीक है आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको सुबह उठना है, स्कूल जाना है, स्पोर्ट्स करना है, पढ़ाई करनी है, आंसर देने हैं। यहाँ दिक्कत क्या थी? ऑनलाइन एजुकेशन पर देखा जाए तो कुछ बच्चे की कैचिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है, वो तो पकड़ लेते हैं। कुछ लोगों की कैचिंग पावर अच्छी होती है, डेली उनको बराबर तरीके से ध्यान देना पड़ता है, वो लोग पीछे छूट जाएंगे। उनकी यहाँ दिक्कत आती है। वैसे देखा जाए एजुकेशन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत तगड़ा है, लेकिन इसको हम कुछ वर्क करने की जरूरत है। ये देखा जाए असम के इलाका में, बाढ़ जैसे इलाके में ऑनलाइन एजुकेशन समय समाप्त।
आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो अभी बाढ़ के इलाके में स्कूल तो वहाँ है नहीं, ऑप्शन दूसरा ऑनलाइन एजुकेशन है। यदि हम एक जगह एकत्रित करके नहीं बैठा सकते हैं तो उनको कम से कम ऑनलाइन एजुकेशन को घर में एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके फायदे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सुशांत जी। विजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विजेंद्र जी, आप, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? माइक सर, अपना माइक अनम्यूट कर। मेरी आवाज आई सर? हेलो, हाँ बोलिए सर। मैं मतलब कुछ देर ज्यादा लग रही है सर क्या मेरे नंबर पे? हाँ नहीं, आप बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है। मैं कुछ समय ज्यादा लगेगा तो मैं एक्चुअली सब बुला रहे। चलिए कितने मतलब कुछ, हाँ मेरा कितने नंबर पे है? आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं सर? हाँ जी, मैं कर सकता हूँ क्या? अपनी बात रखिए, शुरू कीजिए। आप बिल्कुल कीजिए सर। मैं प्रतिभाग करना चाहता हूँ, हो जाएगा? हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर? कीजिए सर। ठीक। ये तो बेकार है जी, आपका समय शुरू होता है। हाँ, सर भाई एक मिनट, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल सही आ रही है सर, बोलना शुरू कीजिए आप। हाँ जी, मुझे विषय जरा दोहराएंगे एक बारी? विषय है आपका छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन स्कूली शिक्षा सफल अथवा नहीं। छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा सफल अथवा नहीं सर। हेडफोन गलत लगा। सर ये थोड़ा टेक्निकल आपकी है। अगर आप मुझे बाद में सर तो मैं आपके उधर ही आ जाऊं प्लीज। आप वहीं आ जाइए सर। यहाँ ना कुछ मुझे दिक्कत हो रही है। एक मिनट, आप कमरे में आ जाइए। ठीक है, अगले प्रतिनिधि की तरफ बढ़ते हैं। शीना व्यास गोस्वामी मुझे सुन सकती हैं? श्रीमती शीना। हाँ जी सर। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते शीना जी। मैं मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी, मैं जैसे ही कहूंगा आप अपनी बात रखना शुरू कीजिए। आपको देख नहीं जी सकते सर। आप दिख रहे हो सर? मैं नहीं, अभी नहीं देख पा रहे आपको। यहाँ से कुछ नेटवर्क इशू है। आप अपनी बात कहिए। हाँ जी। आदरणीय निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय साथी, आज का जो विषय है उसके मैं कुछ पक्ष में अपने विचार रखना चाहती हूँ। जहां तक छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा का महत्व है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोविड महामारी और आपातकाल की स्थिति में यह अध्ययन प्रणाली, जिसमें केवल लैपटॉप या कुछ अन्य उपकरण जैसे कि टैब, मोबाइल की जरूरत पड़ती है, काफी ही सुविधाजनक एवं सस्ती प्रणाली है। मैंने अपने बच्चा जो कि अभी का केवल 3.5 साल का है, उसका भी रजिस्ट्रेशन पंजीकरण फ्लिंटो क्लास जो कि एक ऑनलाइन शिक्षा विधि है उसमें कराया है, जो कि ऑनलाइन शिक्षा की वजह से ही संभव हो पाया है। ऑनलाइन शिक्षा अध्ययन एक बहुत ही सुविधाजनक है। इसमें आप घर बैठे अपने समय के अनुसार किसी भी टाइम लॉगिन करके आप अपनी दिनचर्या के मुताबिक बस एक कमरा और अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के बदौलत आप ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग कर सकते हैं। ये काफी सस्ता है क्योंकि इसमें स्कूल आने जाने का खर्चा नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचता है और आपको स्कूल के अन्य जैसे खर्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा को करिकुलर, वो भी अभिभावकों को इसमें नहीं झेलना पड़ रहा है। इसके साथ ही कई सारी पुस्तकें ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं जिनकी सॉफ्ट कॉपी इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं और जो काफी सस्ता भी पड़ता है और आपको बस एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन पे पैसा खर्च करना पड़ता है, जो मुझे लगता है आजकल 80% घरों में वह उपलब्ध है। इसके साथ ही ये काफी सुरक्षित है, जो कि छोटे बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, स्पेशली इस कोविड महामारी को लेकर। इसमें बच्चों को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। आप जब चाहे जिस भी समय रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, जैसे फ्लिंटो क्लास में भी रिकॉर्डेड ट्यूटोरियल्स होते हैं, आप उसको जब समय मैं घर जाती हूँ उस टाइम मैं अपने बेटे को उसको लॉगिन करके पढ़ाती हूँ
और वो बहुत इंजॉय भी करता है, छोटे बच्चों को मजा आता है उन ट्यूटोरियल्स को देखने में। जहां तक बच्चों के इंटरनेट गलत इस्तेमाल की बात है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल किड्स स्पेशल भी एप्स हैं, जैसे यूट्यूब का किड्स वर्जन भी है। तो कई अभिभावक हैं जिनको ये नहीं पता है, वह इसका भी उपयोग कर रहे हैं। धीरे धीरे ये अवेयरनेस फैलाई जा रही है। आप किड्स स्पेशल और पेरेंटल कंट्रोल्स भी आप लगा के बच्चों को दे सकते हैं, तो मुझे लगता है बच्चे कहीं भी भटकेंगे नहीं। जो कि मेरे कई साथियों ने कहा कि इंटरनेट पे शिक्षा से कई बच्चे इसका गलत उपयोग कर सकते हैं, तो मैं इससे अग्री नहीं करती हूँ। इसके अलावा इसमें काफी लचीलापन है, जिसको फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। आप किसी भी समय, एक तो टाइम समय की फ्लेक्सिबिलिटी है, और उसी के साथ साथ फ्लिंटो क्लास का एक इम्पॉर्टेंट वो है कि आप आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जैसे प्री स्कूल के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं 3 से 4 साल के, जिनका एडमिशन नहीं हो करा पा रहे हम लोग, तो आपको वो ऑनलाइन सर्टिफिकेट दे रहे हैं 3 महीने की क्लास के बाद, जिसके बदौलत आप किसी भी अच्छे स्कूल में, अगर ये महामारी भगवान ने चाहा खत्म हुई, तो आप उनका एडमिशन कराने में सफल रहेंगे 3 से 6 महीने की क्लास के बाद। तो ये बहुत लचीला है ये शिक्षा। उसके बाद मैं तीसरा पॉइंट वो ये बोलना चाहूंगी, इसमें पेपर का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है, जो कि पर्यावरण के लिए काफी फायदेमंद सिद्ध हो रहा है। इसमें आपको एब्सोल्युटली नो पेपर यूसेज है, आपको कोई पेपर की जरूरत नहीं है। आपका सब कुछ ऑनलाइन स्टाइलस होता है, लैपटॉप होता है, एलईडी स्क्रीन होती है, आप उस पर ड्राइंग करते हैं बच्चे आजकल, वो कलर्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ मटेरियल वो घर पे भी भिजवाते हैं, जिसका उपयोग से बच्चे उसको सारी एक्टिविटीज को करते हैं। जैसे कि एक गार्डन एक्टिविटी है मेरे बच्चे के, उसमें एडवेंचर एक्टिविटी है, मार्केट एक्सप्लोरर एक्टिविटी है, जहाँ पे बच्चे को मार्केट में कैसे कैसे सब्जियां फल मिलते हैं वो दिखा के उनको समझाया जाता है, जिसको वो काफी समझ पा रहा है। उसको सारे बॉडी पार्ट्स पता है 3 साल की उम्र में, चिन्ह कैसे कहते हैं, सब कुछ पता है, जो हमें शायद, हाँ, मैं इसको निष्कर्ष पे पहुंचना चाहूंगी कि बच्चे काफी कम संकोच भी करते हैं, जो कि एक क्लासरूम एनवायरनमेंट में पॉसिबल नहीं हो पाता है। बच्चे व्याकुल हो जाते हैं, दूसरे बच्चे हंसी उड़ाएंगे, अगर मैं सवाल पूछूंगा तो कैसा लगेगा, तो वो काफी कम संकोच भी हो जाता है ऑनलाइन प्रक्रिया में। इसका निष्कर्ष यही है कि कुछ स्वास्थ्य संबंधी नुकसान को अगर छोड़ दें, जैसे कि सर दर्द, आंखों के, तो मेरे को तो चश्मा क्लासरूम में पढ़ने से भी लगा है, तो मैं ये अग्री नहीं करती हूँ। तो इसके अलावा इसके फायदे ही फायदे हैं। नुकसान को अगर छोड़ दें तो आपातकालीन स्थिति में ये प्रणाली हमें विकास और सुधार की तरफ ले जा रही है, और पाठ्यक्रम भी इससे पीछे नहीं छूट पा रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद शीना जी। श्री विजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहीं से, इस कक्ष से, अपनी बात रख सकते हैं। सुदेश जी इधर उठा के दीजिए, 1 मिनट सर। सर आप खड़े होके भी बात कर सकते हैं, मास्क उतार लीजिएगा बस। हाँ जी। सर्वप्रथम सभी को नमस्कार। विषय बड़ा ही रोचक है, और मैं सर्वप्रथम सभी का ध्यान विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। अगर गलत नहीं है तो मान्यवर इसकी पुष्टि करें। छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा उचित या नहीं? जी सर, बिल्कुल उचित नहीं है। मतलब बिल्कुल उचित नहीं है। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। शिक्षा क्या है? शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को उसके विवेक को विकसित करने के लिए, उसको सामाजिक ज्ञान प्रदान करने के लिए, उसको एक स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र और राज्य के लिए एक बेहतर नागरिक बनाने के लिए शिक्षा दी जाती है। और शिक्षा के साथ साथ जुड़ा हुआ है स्वास्थ्य। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य का अर्थ होता है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, 3 पहलू हैं। अगर तीनों पहलू नहीं विकसित हो रहे हैं तो हमारी शिक्षा वो व्यर्थ है। और एक मैं बीच में एक बात यहाँ जोड़ना चाहूंगा और आपके संज्ञानार्थ, यहाँ ये विषय छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा उचित या नहीं, मैं यहाँ परिस्थिति की जिक्र नहीं किया गया है। मैं इसको सामान्य परिस्थिति, सामान्य हालात मान के बात कर रहा हूँ। बच्चा स्कूल में जाता है तो वो ये ABCD, कैखे गए, कबूतर, खरगोश, ये तो सब सीखेगा ही सीखेगा। पैरा लिखना सीखेगा, अलजेब्रा सीखेगा, अंकगणित सीखेगा, जमा, गुणा, भाग, घटा सीखेगा, सवाल करने सीखेगा।
निबंध लिखना सीखेगा, सब कुछ एक 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 करके उसके जो करिकुलम है, जो सिलेबस हो, लेकिन वो जब बाहर घर से बाहर निकलेगा, उसको आप चाहे उंगली पकड़ के पार करा रहे हैं, वो सड़क पार करना सीखेगा। मैं महोदय से ये जानना चाहूंगा कि अगर 5 साल, 4 साल, 3 साल तक अगर आप घर में बैठा के सारी सुरक्षित रखते गए, कि पूरी तरह सुरक्षा करते गए और उसको घर में बैठा के रखा, तो वो किस दिन सड़क पार करना सीखेगा? अगर 5 साल बाद निकला, 8 साल बाद घर से बाहर निकला, क्या वो उसके लिए नई चीज नहीं होगी? क्या वो घबराहट नहीं होगी? क्या वो उस दिन संकोच नहीं करेगा समाज से मिलने के लिए? हमें उसको एक बेहतर सामाजिक प्राणी बनाना है। चाहे कुछ भी हालात हो, फिर भी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी रहेगा। और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है उसको एक बेहतर, अच्छा, प्रोडक्टिव नागरिक बनाना। दूसरी बात, देखिए मैंने आपको 3 पहलू बताए, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। ऑनलाइन बैठे बैठे शारीरिक विकास नहीं होगा, शायद मैं बहुत एक्सप्लेनेशन, बहुत ज्यादा इसकी व्याख्या ना दूं, तब भी आप मेरे से सहमत होंगे। हाँ, खेल खेलेगा वो। स्कूल में आप भी गए, मैं गया हूँ, आप देखिएगा अगर एक बच्चों का भी 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने या 1 साल, 2 साल के लिए बंद कर दे भाई ऑनलाइन, वो भी एंजॉय कर रहा है और पढ़ रहा है कि हाँ जी मुझे समझ आ रहा, तो वो दौड़ लगाता है स्कूल में जाकर, एक दूसरे को पकड़ता है, नाम लेता है, मेरा दोस्त है, 3, 4, 6 दिन के बाद ही आपको खबर आने लगती है आपके बच्चे की कि साहब ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा और ये शारीरिक, सामाजिक, हमें ऐसे बहुत सारे मामले हैं जानकारी में आप सबको कि घर में एकाकी जीवन जब जीने लगता है बच्चा, क्या बड़ा भी, तो उसको मानसिक प्रॉब्लम होने लगती है, मानसिक तकलीफें कह लो या मानसिक कुछ असामान्य स्थिति पैदा होने लगती है। वो बच्चों के साथ भी, बड़ों के साथ भी है, क्योंकि हमें समाज की जरूरत है। मुझे अपने साथियों की, सहपाठियों की, सहयोगियों की, सहकर्मियों की आवश्यकता होती है। हम इसको नहीं मान सकते कि भाई ऑनलाइन ये शिक्षा उचित है, बिल्कुल उचित नहीं है। दूसरी चीज, जो इसकी खर्च की अन्य बातें बताई गई हैं, कहीं मैं कुछ लोगों को सुना, उन्होंने कहा है कि साहब ये लोग कहीं कहीं ये उपलब्ध नहीं है, कहीं उपलब्ध है। मैं कहता हूँ उपलब्ध हो ये सुविधा इंटरनेट की या नहीं हो, इस सब के बावजूद भी ये ही मानना पड़ेगा कि बच्चा, तो इवन के छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो हम उसको घर से बाहर ले जाते हैं। अरे भाई कैसे करोगे कि हम उसको घर के अंदर अंदर सारी चीजें सिखाएंगे? ऐसा नहीं है। ऐसे आप तो वैज्ञानिक या विज्ञान वर्ग से हैं, देखेंगे कि अगर आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दोगे किसी भी व्यक्ति पर, किसी प्राणी पर, किसी बच्चे पर, कि कुछ साल उसको अकेले छोड़ दीजिएगा, उसकी मनोदशा क्या होगी? बिल्कुल पक्के से श्योर निश्चित मैं इस बात को कह रहा हूं कि इन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक मौलिक विकास के लिए, बच्चों की सही शैक्षिक विकास के लिए ऑनलाइन शिक्षा उचित नहीं है। हाँ भाई, विपदा काल में, मुसीबत काल में अलग बात हो सकती है, लेकिन मेरी बात सामान्य परिस्थितियों में है। मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूँ, बहुत आशावान हूँ कि बहुत जल्दी ही सामान्य स्थिति बहाल होगी और हमारे बच्चे प्रॉपर सामान्य स्कूली शिक्षा के लिए जाएंगे, स्कूली शिक्षा प्राप्त करेंगे। वो नहीं है। एक अगर कुछ ऐड करें, ऑनलाइन बहुत यूजफुल है, लेकिन एक लेवल के बाद जब मैं पढ़ चुका, ग्रेजुएट हो चुका, नौकरी कर रहा हूँ, अब मुझे कुछ अपनी एजुकेशन ऐड करनी है, तब मैं थोड़ा सा एडिशन कर सकता हूँ, एडमिशन ले सकता हूँ और कोई भी किसी लेवल में। लेकिन ये क्या कि साहब छोटे बच्चों को साहब ऑनलाइन लगा दो और नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है, मैं उसके खिलाफ। धन्यवाद। जय हिंद, जय सर। धन्यवाद। थोड़ा माहौल गरमाया सर आपके आने से। लगा कुछ बात भी बात हो रही है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर। श्री आशु प्रसाद मुझे सुन सकते हैं? आशु जी, पंकज जी देखिए एक बार, आशु जी है। अच्छा, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। आशु जी आप मुझे सुन सकते हैं? पंकज जी एक बार चेक कीजिए आशु जी है, फिर आगे बढ़ते हैं। समय क्योंकि बहुत नहीं है। आशु जी नहीं है। श्री विशाल कुमार मुझे सुन सकते हैं? विशाल जी भी नहीं है। श्रीमती मोनिका डागर जी आप
तक मेरी आवाज आ रही है? मोनिका जी, मोनिका जी आप मुझे सुन सकती हैं? नहीं। श्री हरीश कुमार मीणा, मीणा जी आप मुझे सुन सकते हैं? मीणा जी, मीणा जी, सुश्री श्री लक्ष्मी जी, लक्ष्मी मेरी आवाज आप तक आ रही है? लक्ष्मी जी 10 मेंबर हैं। हाँ जी 10 मेंबर हैं। अच्छा सर, नहीं है लोग। प्रियंका गुप्ता है। प्रियंका जी मुझे सुन सकती हैं आप? प्रियंका जी, हेलो। हाँ प्रियंका हेलो जी, हाँ प्रियंका सर जी अपना नमस्कार। हाँ कैमरा सीधा कीजिए, कैमरा सीधा कर लीजिए। हाँ अभी ठीक है सर? नहीं, हाँ बोलिए आप, चलिए आप बोलिए, आपका समय शुरू होता है। आप परम स्नेही आदरणीय निर्णायकगण, अधिकारीगण एवं प्रिय साथियों, हमारे इस वाद विवाद का विषय है छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन स्कूली शिक्षा सफल अथवा नहीं। इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी जड़ों, हमारी संस्कृति का आरंभ होता है संग छद्वम संवदद्वम संभो मनान सी जानतान। क्या हम आज स्वयं ही अपनी संस्कृति की जड़ों को काट रहे हैं? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 2017-18 की रिपोर्ट, 24% भारतीयों के पास स्मार्टफोन है, केवल 11% घरों में कंप्यूटर है। 2017-18 के नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 15% ग्रामीण घरों में इंटरनेट की सुविधा है और उसमें भी गरीबों को केवल 2.7% कंप्यूटर उपलब्ध है। वर्तमान डेटा देखिए, इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया 2019 की रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महिला और पुरुषों में भी विभेद है। 67% 67% पुरुषों के पास और सिर्फ 33% महिलाओं के पास स्मार्टफोन है। ग्रामीण क्षेत्रों में 72% और 28% महिलाओं के पास ग्रामीण क्षेत्रों में है। देखिए, अब हम उनकी बात करते हैं जो, ये तो ग्रामीण क्षेत्र में आ गया जो उपलब्ध नहीं है, उनकी बात करते हैं जो शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध है। और खासकर ध्यान देना है छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चों के लिए का जो दिमाग होता है वह दिमाग त्रिकोणीय आयाम पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए बना हुआ है। वैज्ञानिक रूप से वह 2 कोणीय आयाम में केवल चित्र देख करके और सुन करके शिक्षा ग्रहण करने के काबिल नहीं है। इससे खतरनाक विकिरण भी निकलते हैं और उनकी नजर भी कमजोर होती है। आप ईगर डेगलर्स कोन की लर्निंग को देख लीजिए, जहां पे कहता है कि अगर हम देखते हैं और करते हैं तो हम सीखते हैं 80% से लेकर 90%, लेकिन अगर हम केवल देखते हैं तो हम 20% ही सीखते हैं और अगर हम सुनते हैं तो 10% ही सुनते हैं। ऑनलाइन शिक्षा, मैं यह निर्णय पे पहुंचना चाहूंगी कि जो ऑनलाइन शिक्षा है, मैं कहती हूँ आप सभी जितने यहाँ बैठे हैं, केवल 1 हफ्ते 2 से 3 घंटे या 4 घंटे की जो कक्षा होती है, आप 1 हफ्ते करके देख लीजिए, आपको अपने दिमाग पे, अपनी नजर पे जो असर हो रहा है वो दिख जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा ने छोटे, जो 13 साल से छोटे बच्चे हैं, आप कहीं भी वैज्ञानिक रूप से देख लीजिए, उनके दिमाग पे बेहद खतरनाक रूप से नजर पे असर पड़ता है। और इस ऑनलाइन स्कूली शिक्षा ने तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इतना जबरदस्त डिजिटल विभाजन कर दिया है शिक्षा को लेकर के। पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा नहीं उपलब्ध थी, अब तो हमारे बेचारे मासूम जो गांव के बच्चे हैं वो तो बहुत ही ज्यादा पिछड़ जाएंगे। ये कौन सी बात हो रही है? किस तरीके की समानता की और किस तरीके की बातचीत होती है? या निवृत्ति सा विद्या, विद्या वह होती है जो हमें हर तरीके की चिंता, दुख, गरीबी, असमानता, बीमारी हर तरफ से मुक्त कर दे। लेकिन यह जो ऑनलाइन शिक्षा है हमारे मासूमों को कोरोना के साथ साथ उस तरफ ढकेल रही है जहां एक बार अगर बीमारी नजर में लग गई या दिमाग में लग गई तो यह ठीक नहीं होगी। इसलिए ऑनलाइन स्कूली शिक्षा किसी भी प्रकार से छोटे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद प्रियंका जी, आपने 1 मिनट हमारा बचाया।
धन्यवाद सर। उनको बता दें कि वो पढ़ रहे। हाँ, वो अब बाद में सर हाँ जी। कोई हमारे साथी, अन्य कोई साथी जो जुड़े हुए हों, आशु प्रसाद जी, विशाल कुमार जी, मोनिका डागर, हरीश कुमार मीणा, श्री लक्ष्मी जी, सुशील चंद चौरसिया, कोई बात बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं कोई? एक बार देखिए नरेंद्र, पंकज जी कोई है? हेलो। हाँ जी सर मैं प्रीति बोल रही हूँ, मेरा नाम आपने नहीं लिया है शायद। अच्छा प्रीति जी आप बोलिए। हाँ प्रीति जी स्वागत है आपका। हाँ सभी को नमस्ते, सभी को सबसे पहले नमस्ते। एक मिनट रुकिए प्रीति जी। हाँ जी सर ठीक है। प्रीति जी जैसे ही मैं कहूँगा बोलिए। कैमरा अपना स्टेबल कर लीजिए प्रीति जी थोड़ा सा। प्रीति जी आप सुन सकती हैं मुझे? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है, अपनी मेरी आवाज क्या आ रही है? सभी को नमस्ते। जैसे कि आज का हमारा विषय है छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन स्कूली शिक्षा सफल अथवा असफल। मैं इसके विपक्ष में बोलना चाहूंगी और मैं खास तौर पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी कि मैं सामान्य परिस्थितियों के बारे में और छोटे बच्चे जो कि प्राथमिक शिक्षा। हेलो सर, प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपके पास आ जाती हूँ। एक मिनट दीजिए। प्रीति जी कैमरा थोड़ा सा सीधा कर लीजिए अपना। हाँ चलिए आपका आप कमरे में आ जाइए। ठीक है ठीक। यहाँ से वक्त होता है। 2 और यूजर हैं सर इसमें, अननोन यूजर। राजकुमार जी हैं हमारे साथ। आइए। सभी को नमस्ते। जैसा कि आज का हमारा विषय है स्कूली बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन स्कूली शिक्षा सफल या असफल, मैं इसके विपक्ष में बोलना चाहूंगी और मैं खासतौर पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी कि मैं छोटे बच्चों के बारे में, सामान्य परिस्थितियों के बारे में और स्कूली शिक्षा के बारे में बात करूंगी। हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं ताकि उसका चहुमुखी विकास हो सके, वो एक अच्छा सामाजिक इंसान बन के समाज में जाके खड़ा हो सके, उसकी शारीरिक विकास हो, उसका मानसिक विकास हो, उसका भावनात्मक विकास हो, उसका रचनात्मक विकास हो। हम इन सभी पहलुओं को ध्यान में रख के अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं। अभी मौजूदा परिस्थितियों में ही है जो तकनीक चल रही है, ये हमारे लिए अस्थायी तौर पर बहुत सही है। बच्चे अपने स्कूल से, अपने अध्यापकों से दूर नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको नॉर्मल परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में अगर हम इसको लेके जाएं तो बच्चे का चहुमुखी विकास नहीं हो रहा है। मेरी 6 साल की बेटी है, मैं जब उसको ऑनलाइन क्लास के लिए बैठाती हूँ तो उसका ध्यान क्लास में ना होकर के कभी बाहर से कोई शोर आ रहा है उस पर जाता है, कभी वो मम्मी मुझे प्यास लगी है, पापा मुझे प्यास लगी है। तो उसको अगर इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, उसको अगर रचनात्मक चीज नहीं लगती है तो वो क्लास से उसके भागने की कोशिश करती है। मुझे लगता है कक्षा 5 तक के सभी बच्चों का ऐसा ही हाल होता है, क्योंकि जब माली पौधा लगाता है तो छोटे पौधों पर ज्यादा ध्यान देता है क्योंकि उसको ज्यादा जरूरत होती है केयर की। हम बच्चे को वो केयर जो बच्चे को स्कूल में मिलती है, बच्चे को जो अनुशासन स्कूल में मिलता है, हम घर में रह के उसे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कोई परिस्थिति ऐसी होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे के ऊपर स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। हम कभी नहीं हो पाते हैं एज पेरेंट्स, अभिभावक होकर हम नहीं कर पाते हो जो टीचर्स करते हैं उनके लिए, जो उनके अध्यापक उनके लिए करते हैं। टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, अध्यापक बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ नॉर्मल जो सामान्य हमारी परिस्थितियां होती है उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बच्चा फिर भी जो वो 100% उसको लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहा है। उसको खेलने को नहीं मिल रहा है, उसकी जो एज ग्रुप के बच्चे हैं, उसके जो आयु वर्ग के बच्चे हैं, वो उनके साथ तालमेल नहीं बना पाएगा। अगर आज से 3 साल बाद वो बाहर जाएगा और 3 साल बाद बाहर जाके वो अपनी ही उम्र के किसी बच्चे के साथ तालमेल बनाएगा तो नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसको आदत हो जाएगी अकेले रहने की। उसको
उसको जब अकेले रहने की आदत पड़ जाएगी तो उसका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं एज पेरेंट एज अभिभावक मैं इसके विपक्ष में बोलना चाहूंगी कि बच्चे के विकास के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर हम तकनीक की बात करें तो हमारे देश की परिस्थितियां नहीं कहती कि हम ऑनलाइन शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में हर इंसान के पास मोबाइल नहीं मौजूद है, इंटरनेट नहीं मौजूद है। जैसा कि अभी सब लोगों ने बोला भी है, गांव में और शहर में यह तो खैर मेरे प्रदेश में ऐसा नहीं है, हरियाणा में शहर में और गांव में इंटरनेट और मोबाइल की सुविधाएं एक जैसी हैं, लेकिन फिर भी जो शहर के बच्चे सीख पाते हैं मोबाइल से वो गांव के बच्चे नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि उनका इंटरेक्शन जो होता है बाहर की दुनिया से वो थोड़ा कम होता है, उसका जो कंपैरिजन होता है वो थोड़ा कम होता है। तो मुझे नहीं लगता अगर हम सामान्य परिस्थितियों में जाएं और हम इस अपने देश को ध्यान में रखते हुए इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो मुझे नहीं लगता कि ये सफल होगा। और हमें अपने बच्चे को एक अच्छा सामाजिक इंसान बना पाएंगे। धन्यवाद प्रीति जी, आपने हमारा 1.5 मिनट जो प्रतिभागी पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं वो कल 11 बजे तक अपने पोस्टर बनाकर राजभाषा अनुभाग को उपलब्ध करा दें। आप में से जो भी लोग स्लोगन बना रहे हैं, पोस्टर बना रहे हैं, वो कल सुबह 11 बजे तक अपने पोस्टर राजभाषा अनुभाग में जमा करा दें। आप हमारे साथ बने रहिए। जो भी प्रतिभागी अभी निर्णय तैयार कर रहे हैं निर्णायक मंडल, सीवीओ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीवीओ सर आप, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सर? जोड़ दीजिए। सर कुछ कहना चाहते हैं आप? एक प्लेन पे शीट दे दीजिए सर। साफ नहीं है, साफ है वो दे। ये ठीक है, चल जाएगा। चलिए कुछ बोलो। हाँ बोलिए बोलिए। इस खाली वक्फे को, इस अंतराल को भरने के लिए ये किधर आ गई? सुपर्णा कुछ अपनी बात रखना चाहेगी, तब तक निर्णय भी आप तैयार कर लेंगे। आपको 2 मिनट चाहिए ना? हाँ 5 मिनट। हाँ 1 मिनट में। सुपर्णा मिश्रा किसी प्रतियोगिता में नहीं है, सिर्फ अपनी बात रखना चाहती है। आप सभी को नमस्कार। मैं सुपर्णा हूँ, राजभाषा की एक प्रतिनिधि हूँ, राजभाषा अनुभाग की CSIR की, और मैं इस प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं हूँ। आप सभी ने अपने विचार रखे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे विषय पर लोगों ने इतनी रुचि दिखाई, उस पर बोलने का फैसला किया। मैं यहाँ बैठी थी, मैंने सबकी बातें सुनी और मुझे लगा कि मैं एक पॉइंट अपना भी रखूं आप सबके बीच। प्रतियोगिता यूँ तो खत्म हो गई है, बस इसका फैसला होना है कि कौन विजेता है कौन नहीं है। सभी ने अच्छा बोला है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो विषय है जिस पर सबने तर्क वितर्क अपने अपने दिए कि छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन स्कूली शिक्षा सफल है या नहीं। जब शिक्षा ऑनलाइन हो गई, घर में हो गई, तो ऑनलाइन स्कूली शिक्षा वो रही ही नहीं, बस एक नाम है। स्कूल की अवधारणा तो वहीं खत्म हो गई जहां हम बच्चे को घर में बैठा देते हैं और उसको ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर देते हैं। जब हमारे समाज में स्कूल एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और बहुत बचपन से बहुत छोटे उम्र में बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, लेकिन स्कूल का वो कॉन्सेप्ट कि एक ड्रेस में स्कूल जाना है, बहुत सारे बच्चे आसपास होने हैं,
स्कूल का वो माहौल, टीचर सामने होना है, खेल का एक पीरियड होना है, खेल का जो हफ्ते में सिर्फ एक दिन मिलना है जिस दिन स्कूल जरूर जाना है, तो वो चीजें तो कहीं खत्म हो गई, सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा ही रह गई। तो ऑनलाइन शिक्षा होने से जो स्कूल का कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही जरूरी है और उसके बिना तो गुजारा ही नहीं है, वो स्कूल का कॉन्सेप्ट कहीं खत्म हो जाता है। वो ऑनलाइन स्कूली शिक्षा नहीं रहती, वो ऑनलाइन शिक्षा हो जाती है। मैं बस यही कहूंगी, मेरी बात ये थी विपक्ष में, मैं पक्ष में नहीं हूँ, मेरी छोटी बेटी है और बहुत मुझे परेशानी होती है। मुझे लगता है कि बच्चों का चहुमुखी विकास तो कहीं दूर गया, पेरेंट्स का चहुमुखी विकास होने लग गया है इस ऑनलाइन स्कूली शिक्षा से, और बहुत विकास मेरा हो गया है। बकरी को कैसे शेड करना है, एप्पल को कैसे बना देना है मॉडल के रूप में, मेरा बहुत विकास हो चुका है। बच्चे के साथ नहीं बैठो तो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, जबकि ऐसे हम लोग बच्चे को रोज स्कूल भेजते हैं और वो अपने क्लासेस वहाँ अटेंड करता है, 8 घंटे रहता है, 6 घंटे रहता है। पेरेंट्स उसके बाद देखते हैं घर जाके कि बच्चे ने आज क्या पढ़ा और उन्हें क्या पढ़ाना है। लेकिन यहाँ जो छोटे बच्चों की बात है, बच्चा पेंसिल ही नहीं पकड़ पाता है, जो पूरी माँ की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसे पेंसिल पकड़े और टीचर ने उसको दिखा दिया स्क्रीन पर। अब दौर में ये कहीं खत्म हो रहा है और उम्मीद है कि महामारी के खत्म होते ही बच्चे स्कूल जाएंगे। धन्यवाद, यही कहना चाहती थी। धन्यवाद सुपर्णा जी। जहाँ तक स्कूली शिक्षा का संबंध है, शायद नए छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा उतनी कारगर ना हो, लेकिन बड़े लोगों के लिए जो दफ्तरों में काम करते हैं या जो घरों से काम कर रहे हैं, उनके लिए ये वरदान साबित हुई है। मैं जो आपके साथ जुड़ पाया हूँ इस कोरोना काल में भी, मैं सीख पाया हूँ बहुत सारी चीज़ें नई इसकी वजह से। हाँ, ये स्कूली बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक है, इस बात की मैं पुष्टि करता हूँ। और बहुत सारे लोगों को, जो मेरे मित्र हैं, जो बहुत सारे छोटे बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दिलवा रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं, इसकी मैं पुष्टि करता हूँ। लेकिन ये बात भी सही है, ये बड़े लोगों के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुई है। बहुत सारे श्रम, बहुत सारे पैसे की इसमें बचत हुई है। जाना यही बात अपना निर्णय तैयार, 1 मिनट में निर्णय तैयार हुआ जाता है बस, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। 1 मिनट में बस अभी निर्णय तैयार हुआ जाता है। आप दोनों कुछ बोलेंगे ना? कैसे करूं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? माननीय निर्णायक मंडल ने अपना निर्णय तैयार कर लिया है। निर्णायक मंडल को अब मैं मंच सौंपता हूं, वो अपनी बात रखें आपके सामने। सभी को मेरा नमस्कार।
और निर्णय सुनाने के पहले मैं 2-4 पॉइंट्स जो मैंने आज देखा है इस प्रतियोगिता में, मैं कुछ बोलना चाहूँगी। एक तो कुछ लोगों ने अपने विचार प्रकट करते वक्त कुछ अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया है, वहाँ हमने कुछ अंक काट दिए हैं, क्योंकि कोशिश हर किसी की ये होनी चाहिए कि आप हर एक शब्द हिंदी का बोलें। और एक व्यक्ति ने पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बातें करी, वहाँ भी हमें कुछ अंक काटने पड़े। और तीसरा है कि ये वाद विवाद प्रतियोगिता असल में तो बिना देख के बोलना चाहिए। कुछ लोगों ने अपनी बातें पढ़कर सुनाई, जहाँ हमने कुछ अंक काटे हैं। और चौथी बात ये जो मैंने शायद पिछले साल भी कहा था कि कोशिश हमें जब भी ये मुमकिन हो, कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि इसमें सवाल जवाब, जो रिबटल कहते हैं, सवाल जवाब का मौका मिले, जो इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में शायद मुश्किल होता करना। लेकिन अगर वो हो तो हर एक व्यक्ति का इस इशू, इस टॉपिक पे जो पकड़ है वो भी समझ में आएगी। ये ना हो कि हम सिर्फ कहीं से कुछ पढ़ के उसी को रट के यहाँ आके ढूंढ रहे हैं। तो इससे आपका विचार, जो असल विचार है, वो भी इसमें हमें निर्णायक होते हुए समझ में आएगी ये बात। और एक बात जो बहुत अच्छी लगी कि बहुत सारे नए लोग इस बार हिस्सा लिए हैं इस प्रतियोगिता में, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। अब निर्णय पे आते हैं। प्रथम पुरस्कार जाता है श्री विजेंद्र कुमार को, बहुत बहुत बधाई। द्वितीय पुरस्कार श्री ज्ञान प्रकाश सिंह, तीसरा श्री सुशांत सिंह, चौथा श्रीमती प्रीति, और चौथा और पांचवा ये सांत्वना पुरस्कार है या प्रोत्साहन पुरस्कार, ये श्रीमती शीना व्यास को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ अगले साल फिर मुलाकात होगी। और आप अपने प्रयास जारी रखिए, इस पर्व को मनाते रहिए, शामिल रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं वाणी को विराम देता हूँ। यहीं अब प्रतियोगिता को इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बंद कर दीजिए ना रिकॉर्डिंग। पंकज जी का